फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, ठीक है, जो आपके पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ हम आज पीवाईक्यूज करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। और इन पीवाईक्यूज को बहुत आराम से करना है और इन क्वेश्चंस की हेल्प से हम कंसेप्ट्स को समझेंगे। और आपको भी ये चेक करना है साथ साथ, जब हम क्वेश्चंस कर रहे हो, कि आपके कंसेप्ट क्लियर है क्या। वीडियो को आराम से पॉज करके आप क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, फिर आप मैच करें कि आपने वही क्वेश्चन का आंसर किया है कि नहीं किया, या फिर आपने तुक्के से ठीक किया है या वही कंसेप्ट लगाया। ये सारी चीजें आपको बहुत आराम से सोच समझ के करना है और इससे आपका पता लगेगा कि कितनी आपकी तैयारी है। और इससे कोई टेंशन भी नहीं लेनी, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम अभी भी टाइम है कि हम उन चीजों में सुधार कर सकें। तो बहुत आराम से इस लेक्चर को बहुत चित्त को रिलैक्स करके सुनना है, ठीक है। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग के बारे में हम डिस्कस करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी वेबसाइट है, आपको पता है www.swmg.in इस नाम से, और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG के नाम से है। इसमें हमने जून सेशन के लिए, इसी सेशन के लिए पेपर 1 का क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे हैं। जो स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं रिवीजन करूं, फास्ट रिवीजन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो उसके लिए क्रैश कोर्स बहुत बेहतर है। ये 599 में है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो 500 से ज्यादा इसमें पीवाईक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ये भी आपका 599 में है। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं अभ्यास भी कर लूं, यानी कि क्वेश्चंस भी कर लूं और थ्योरिटिकल पार्ट भी कर लूं, तो वो कॉम्बो पैकेज है 999 में। आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, एक इंफॉर्मेशन और, कि कोई स्टूडेंट अगर नेक्स्ट सेशन के लिए जा रहा है कि मुझे नेक्स्ट सेक्शन के लिए तैयारी करनी है, तो उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। अभी से ही आपको 10 की 10 यूनिट साथ रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी और लाइव भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है या फिर पेपर 2 एजुकेशन है, इस जून सेशन के लिए 1999 में आपको ये कोर्स है। इसमें 10 की 10 यूनिट आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ऑल 10 की 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, चाहे इन्वायरमेंटल साइंस हो या चाहे पेपर 2 एजुकेशन हो। और ये अपनी वेबसाइट www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। चलो फ्रेंड्स, ये मेरी इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको दे दिया इंफॉर्मेशन। अब अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बहुत शांति से इस क्वेश्चन को देखना है और फिर अच्छे से आंसर करना है पॉज करके। और आप कमेंट में बताया करो कि ये मेरा क्वेश्चन ठीक हुआ, हाँ मैंने ये कंसेप्ट ठीक लगाया, ये गलत हुआ। आप इस तरह से इंटरेक्ट करो। और आपको एक बात और बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि जितना ज्यादा शेयर करोगे चीजों को, जितना हमें देखेंगे कि हाँ रिस्पॉन्स अच्छा है, तो हमारा भी मन करता है, मोटिवेशन मिलता है। तो वो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हुए शेयर, लाइक और सब्सक्रिप्शन तो कर ही देते होंगे, ये बार बार कहने की जरूरत आई थिंक नहीं है। चलो क्वेश्चन देखो क्या है। Which of the following statement are so related that they can neither both be true or nor can they can be false together? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन एक दूसरे से ऐसे संबंध हैं कि वे एक साथ न तो सत्य हो सकते हैं और न ही एक साथ गलत हो सकते हैं। ये टॉपिक जो स्केयर ऑफ अपोजिशन का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर डेफिनेशन की बात करें, क्या कह रहा है कि ना तो दोनों एक साथ सच हो सकते हैं और ना एक साथ दोनों झूठ हो सकते हैं। तो आपको पता है ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट की बात कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी की बात कर रहा है। आपको ये मैं कहता हूँ, ये डब्बा सा याद रखना। AEIO की बात करते हैं हम, अगर आपको याद है तो, है ना। और A फॉर ऑल, ठीक है, E के नो के लिए लिखते हैं, I सम के लिए लिखते हैं और O सम नॉट के लिए लिखते हैं, ये आपको पता है। और बेसिकली हम कॉन्ट्राडिक्टरी की, इसमें ये जो डेफिनेशन दी गई है ये कॉन्ट्राडिक्टरी की दी गई है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी की लाइन हम ये बनाते हैं, यानी कि ए है वो ओ का कॉन्ट्राडिक्टरी है और ई आई का कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि नो सम का कॉन्ट्राडिक्टरी है और ऑल सम नॉट का है। अगर इस तरह का कोई दो सेंटेंस मिल जाते हैं तो हम देखते हैं। पहला सेंटेंस कह रहा है नो संत आर मेटेरियलिस्टिक, कोई भी संत भौतिकवादी नहीं होते, यानी कि नो वाला ये फुलफिल कर रहा है। अगर हमें सम वाला भी और मिल जाए तो देखते हैं, इसमें देखो सम संत आर मेटेरियलिस्ट, यानी कि नो के साथ आई आ गया, ये वाला सम वाला, तो ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो यानी कि ये और डी ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, और ये ऑप्शन आ गया सी। अब इसमें क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं। अब आप देखो यहाँ पे ऑल वाला भी है एक, है ना, देखना, ऑल संत आर मेटेरियलिस्ट, सभी संत भौतिकवादी होते हैं, यानी कि ऑल वाला है। और अगर हमें सम नोट वाला और मिल जाए,
सम आर नॉट मटेरियलिस्ट, ये भी है। लेकिन बी और सी आप कहीं भी देखो क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं है। बी और सी आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं है। ऐसा तो है नहीं आप एग्जाम में कट करके ऑप्शन बनाऊंगा सर मैं तो नया ऑप्शन बनाऊंगा, ऐसा तो नहीं करना ना। तो बेसिकली जो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है फिट हमारा, ए और डी, और इसके लिए सी ऑप्शन है वो राइट है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। वहां कंफ्यूजन होना था वो मिट गया कंफ्यूजन कि ऐसा भी हो सकता था। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपको बताना है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर है क्या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ नेचर ऑफ रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो पिक आउट करना है, यानी कि नीचे 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, एन इनवैलिड कैन हैव any combination of truth or falsity in the permission or conclusion, premises और conclusion। आधार वाक्य या निष्कर्ष में किसी अमान्य युक्ति में सत्य अथवा असत्यता का कोई भी संयोजन हो सकता है। देखो वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट की हम बात करते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के लिए या तो हम वैलिड शब्द यूज करेंगे या इनवैलिड शब्द यूज करेंगे। अगर परमिसेस को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है कंक्लूजन तो वो वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं है तो वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ये बिल्कुल करेक्ट है कि किसी भी तरह का संयोजन हो सकता है इनवैलिड आर्गुमेंट में। जबकि ऑप्शन में हमें इनकरेक्ट देखना है। जो हमें क्वेश्चन में कौन सा देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, गलत कौन सा है। तो ये तो सही है। दूसरा देखो, नो वैलिड आर्गुमेंट कैन हैव ट्रू परमिसेस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन। सही बात है कि कोई भी वैलिड आर्गुमेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें परमिसेस ट्रू हो और फॉल्स कंक्लूजन हो जाए, फॉल्स है वो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो जाए। ऐसा किसी भी वैलिड आर्गुमेंट में नहीं होगा, क्योंकि वैलिड आर्गुमेंट हमेशा परमिसेस को फॉलो करेगा। अगर परमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है कि कोई भी ऐसा वैलिड आर्गुमेंट नहीं होगा जिसका ट्रू परमिसेस जो परमिसेस है वो ट्रू हो जाए और कंक्लूजन है वो फॉल्स हो जाए। ये करेक्ट बात कह रहा है, जबकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तीसरा कह रहा है, डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन बी ऑलमोस्ट वैलिड। निगमनात्मक युक्तियों का लगभग मान्य हो सकता है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, आर्गुमेंट के लिए या तो वैलिड शब्द होता है या इनवैलिड शब्द होता है। ऑलमोस्ट वैलिड जैसा शब्द यूज नहीं होता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। और वैलिड डजंट मीन ट्रू, ये सही बात है कि वैलिड और इनवैलिड, ट्रू और फॉल्स का कोई रिलेशन नहीं है, याद रखना। कोई वैलिड है तो इट मींस ट्रू, ये नहीं कह सकते। वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट के लिए यूज होता है, इसका मतलब कभी भी आप ट्रू फॉल्स मत लगाना। ट्रू और फॉल्स शब्द यूज होता है स्टेटमेंट्स के लिए। तो ये डी भी सही है। तो इनकरेक्ट इसमें सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो ओनली सी वाला राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन है वो राइट आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन भी बताना आपका क्वेश्चन ठीक है क्या। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फालसी से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, आइडेंटिफाई द फालसी कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट। नीचे एक आर्गुमेंट लिखा हुआ है और उसमें बताना है कि कौन सी फालसी है। और आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग में फालसीज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ब्रॉडली फॉर्मल और इनफॉर्मल फालसीज की बात करते हैं, फिर तरह तरह की फालसीज हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी फालसीज होती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ एक आर्गुमेंट लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लेनेट, नो वन हैज प्रूवन दैट देयर इज नॉट। दूसरे ग्रह पर बुद्धिमान जीवन होना चाहिए, अभी तक कोई भी यह सिद्ध नहीं कर सका कि ऐसा नहीं है। तो इस तरह की जो फालसीज होती है, और इसका मैं एग्जांपल भी देता हूं कि जा उससे पूछ, वो कहीं ना कहीं तुझसे प्यार करती होगी। तो क्या कैसे कि उसने कभी आके तुझसे कहा कि वो तुझसे नहीं प्यार करती, मतलब उसने कभी आके ऐसा कहा ही नहीं ना, तो करती होगी। तो इस तरह की जो फालसीज होती है वो इग्नोरेंस वाली फालसी होती है ना, अपील टू इग्नोरेंस, है ना। ये ध्यान रखना, इसमें कई बार हम बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कि देखो इसको किसी ने ये बताया नहीं या ये प्रूव नहीं है कि वहां इंटेलिजेंट लाइफ नहीं है इसलिए वहां इंटेलिजेंट लाइफ है। अरे ये प्रूव करिए कि वहां इंटेलिजेंट लाइफ है, तभी इंटेलिजेंट लाइफ होगी वहां पे। ऐसे कहने से इंटेलिजेंट लाइफ नहीं होगी कि किसी ने ये तो प्रूव नहीं करा ना कि वहां पे नहीं है। ऐसा नहीं होता ना, फेवर में आएंगे तभी चीजों को समझेंगे ना। कि किसी ने ऐसा, अब आप घर बैठे रहो और कहो कि मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूं, और कोई आपसे पूछे भाई क्यों इंटेलिजेंट है, तो आप कहो कि मुझे किसी ने आके ये नहीं कहा कि तू इंटेलिजेंट नहीं है। ये कोई बात हुई क्या। तो इस तरह की जो पॉलिसीज होती है वो है अपील टू इग्नोरेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। when inference is based not a causation but on uniformity of coexistence, as in the case of inferring clone hoofs of an animal by its horns, it is called। ये क्या कह रहा है
बेसिकली ये कह रहा है जब अनुमान कार्य कारण संबंध पर आधारित नहीं होता बल्कि सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित होता है, जैसे सींगों के आधार पर किसी पशु के विदीर्ण खुरों का अनुमान लगाना, तो वो किस तरह का अनुमान है, बेसिकली आपसे ये पूछता है। देखो, हम अनुमाना है जो आपका जो मीन्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, और उसमें हम बेसिकली 6 प्रमाण की बात करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण की करते हैं, अनुमाना की करते हैं, अनुपलब्धि की करते हैं, उपमाना की करते हैं, अर्थप्रति की करते हैं, शब्दा की करते हैं। तो उसमें ये जो अनुमान वाला जो है इनफेरेंस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपने पढ़ते हैं हम कि इनफेरेंस का हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसके आधार पे, एक तो साइकोलॉजी के आधार पे, और एक दूसरा हम करते हैं पहला करते हैं साइकोलॉजी के आधार पे और एक करते हैं व्याप्ति के आधार पे। दो बेसिस पे हम इनफेरेंस का क्या करते हैं या अनुमाना का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जब हम साइकोलॉजी के आधार पे करते हैं तो पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतोदत्त की बात करते हैं, और जब हम व्याप्ति के आधार पे यानी कि मिडल और मेजर टर्म के रिलेशन के आधार पे करते हैं तो केवलनावी, केवलनावेच्ची इस तरह के इन्फेरेंस या अनुमान की बात करते हैं। तो अगर कोज और इफेक्ट की बात करें तो पूर्ववत और शेषवत में आता है, लेकिन समानता के आधार पे हम अनुमान लगाए तो सामान्यतोदत्त आता है। यानी ये कहने सामान्यतोदृष्ट आता है, क्योंकि ये यही कह रहा है ना कि को एग्जिस्टेंस है, कि हमने गाय के या किसी भी जानवर के बेसिकली इन्होंने क्या देखे, खुर देखे और बोलो इसके सींग जैसे हैं वैसे ही खुर है, उसी मटेरियल की मान लो। तो इस तरह की समानता के आधार पे बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये सामान्यतोदृष्टा हो गया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत शांति से आपको पूर्ववत और शेषवत के बारे में आप क्या जानते हैं, किस में आपको कोज पता होता है, किस में इफेक्ट का अनुमान लगाते हो, या किस में इफेक्ट का पता होता है कोज का अनुमान लगाते हो, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो। ठीक है, आलस मत किया करो। आपको ऐसा लग रहा है मेरे को आता है मैं क्यों कमेंट करूं, वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जितना हम शेयरिंग करेंगे उतना हमें चीजें अच्छी होगी। अगर हम कहीं गलत हैं तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट आके बोलेंगे नहीं ये ठीक है, ये सुधार करो। इस तरह की बातें आपको करनी है। अगर ईमानदारी से काम करोगे तो बेहतर हो जाएगी चीजें। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द स्टेटमेंट नो संत आर मटेरियलिस्ट is given as false, which of the following statement could be immediately inferred to be true? यदि कोई संत भौतिकवादी नहीं होते हैं, कथन को गलत माना गया है, तो निम्नलिखित में से किन कथनों को सीधे तौर पर सही माना जा सकता है, आपसे ये पूछा है। तो आप देखिए नो वाला स्टेटमेंट है और इमीडिएटली ट्रू होने की बात की गई है। तो ये कैसा रिलेशन की बात कर रहा है, ये एक तरह से यानी कि वो अगर झूठा है या फॉल्स है तो एकदम इमीडिएटली ट्रू हो जाए, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी की बात कर रहा है। तो नो का AEIO वहीं चलो, AEIO ये चले। तो नो का किसका कॉन्ट्राडिक्टरी है, आई का, यानी कि सम का। तो अगर सम वाला है वो इमीडिएटली ट्रू होने की बात है। तो देखिए नो संत आर मटेरियलिस्ट में क्या हो जाएगा, सम वाला हो जाएगा, सम संत आर मटेरियलिस्ट, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा है, देखिए बी वाला, यानी कि ये तो बी वाला, बी ओनली। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से करना है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो स्केयर ऑफ अपोजिशन की बात है AEIO वाला, यहाँ स्केयर ऑफ अपोजिशन से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स ऑल्दो दे कैन बोथ बी ट्रू। ये कह रहे हैं कि दोनों एक साथ क्या नहीं हो सकते, झूठ नहीं हो सकते, है ना, लेकिन दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हम किस में पढ़ते हैं, आपको पता है ये डेफिनेशन हम सब कॉन्ट्रेरी में पढ़ते हैं। याद है आपको क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी और सब अल्टरनेशन, ये 4 तरह की बात करते हैं। तो जो ये कह रहे हैं कि बहुत फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन सच हो सकते हैं, तो ये डेफिनेशन किसके, सब कॉन्ट्रेरी की है। तो आपको वो याद आ जाना चाहिए। ऐसे ही हमने बनाया AEIO, ठीक है ना, ये बनाया हमने। तो सब कॉन्ट्रेरी कहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, यानी कि आई और ओ का जो रिलेशन है वो सब कॉन्ट्रेरी है, यानी कि सम और सम नोट का जो रिलेशन है, क्योंकि आई का मतलब सम है और ओ का मतलब सम नोट है, तो ये रिलेशन अगर मिल जाएगा तो हम उसको बोल देंगे सब कॉन्ट्रेरी है। तो देखो सम और सम नोट का कहाँ है, सम प्रोफेसर आर स्पिरिचुअलिस्ट, कुछ प्रोफेसर अध्यात्मवादी है। एक तो सम वाला ये मिल गया, एक सम नोट वाला, और देखो ऑल वाला नहीं चाहिए हमें, नो वाला नहीं चाहिए, सम नोट वाला चाहिए। सम प्रोफेसर आर नॉट स्पिरिचुअलिस्ट, कुछ प्रोफेसर अध्यात्मकवादी नहीं है, तो ये हो गया।
यानी कि ए और डी, ए और डी देखो कहां पे ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए और डी सी ऑप्शन में है तो सी है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ध्यान रखना है प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, आगे बात करें। देखो फ्रेंड्स, मेरे से जितना हो पाता है मैक्सिमम मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसका यही रखता हूँ ज्यादातर कि मेरा ध्येय समझाना है, बहुत आराम से चीजों को समझने की कोशिश करें। हु हा ये वो इस तरह से चीजें नहीं होती है, बहुत आराम से चीजों को करोगे क्योंकि आप उस लेवल पे आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप को ऐसे चाहिए कि बस ये यूं नहीं होना, आराम से शांति से चीजों को देखना है कि कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन, क्योंकि अब आप उस फेज पे हैं जहां पे आपके पास ऐसा समय नहीं है कि इस चीज को आप कहीं मतलब वेस्ट करें। आप चीजों को फोकस करें कि अच्छा ये चीज ऐसी है। जितनी चीजों को समझने की कोशिश करोगे, चाहे फिर आप कितने ही क्वेश्चन कर लो, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि आपका कंसेप्ट कितना मजबूत है। प्रैक्टिस करने हैं लेकिन कंसेप्ट बहुत मजबूत होना चाहिए। आगे देखिए क्या है, कह रहा है ये बेसिकली क्वेश्चन, ये भी फालसी से क्वेश्चन है। कह रहा है आई हैव लिसन टू द पार्लियामेंट स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री XYZ वंस, फ्रॉम दैट आई मस्ट कंक्लूड दैट ही इज लाउड स्पीकर, विच फालसी इज कमिटेड इन द अबोव स्टेटमेंट। मैंने XYZ देश के राष्ट्रपति का संसद में दिए गए भाषण को सुना है, उसमें मैं यह अवश्य निष्कर्ष निकालता हूं कि वे निष्प्रभावी वक्ता है। उपरोक्त कथन में कौन सा तर्क दोष है? तो आप मुझे एक बात बताइए, उसने क्या किया? उसने कहीं उसको पार्लियामेंट में सुना किसी प्रेसिडेंट को, और एक बार सुनते ही उसने ये बोल दिया कि ये तो अच्छा वक्ता नहीं है, ये निष्प्रभावी वक्ता है। लेकिन तो इसने क्या किया है, जल्दी में किसी चीज को जनरलाइजेशन कर दिया ना। एक बार देखना चाहिए, जैसे इसके कई और एग्जांपल, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, हास्य जनरलाइजेशन, कि उन्हें बिना विचार किए किसी चीज को सामान्यीकृत कर दिया कि ऐसा है ये। जैसे आप भी कहते हैं ना, किसी बिना विचार किए किसी के बारे में कह देते हैं ये अच्छा है या बुरा है। या आप कहीं मिलने गए, आपके जैसे किसी स्टेट में गए और जाते ही आपने पूछा ये जगह कहाँ है, किसी ने कह दिया अरे मुझे नहीं पता, तो आप कहोगे यार ये स्टेट ही बेकार है। या किसी दूसरे देश में जाते ही आपने कहा ये क्या, आपसे मिसबिहेव हो गया, तो आप कहोगे देश ही खराब है। ये हास्य जनरलाइजेशन होता है। तो ये सच थोड़ी है, ये त्रुटि है, यानी कि ये फालसीज है कहीं तक। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ गया? बी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट एंड पिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये आप गोले बना के देखो इसके, देखो ऑल पिग्स आर शिप। जैसे मैं ये बात करूं कि ये सारे के सारे पिग्स हैं, है ना, ये सारे के सारे पिग्स हैं, ऑल पिग्स, है ना, ये सारे के सारे पिग्स हैं। क्या है ये? ऑल पिग्स आर शिप। ये उसके ऊपर मैं शिप बना देता हूं, चलो बना दिया, ठीक है। अब कह रहा है ऑल शिप आर गोट। जितनी भी शिप है, जितनी भी शिप है, इनको क्या बना देते हैं? गोट बना देते हैं। लो, जितनी भी शिप है ये सारी की सारी शिप क्या है? गोट है। चलो बहुत बढ़िया, ये गोट है, ठीक है। देयरफॉर ऑल पिग्स आर गोट। अतः जो सारी की सारी पिग्स है वो क्या है? गोट है सारी। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये परमिस इसका फॉलो कर रहा है, जो ये कंक्लूजन है ये बिल्कुल कर रहा है। चलो अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए वैलिड आर्गुमेंट बिकॉज इफ द परमिसेस वर ट्रू द कंक्लूजन वुड हैव बीन ट्रू। एक वैध युक्ति है बिल्कुल, क्योंकि यदि आधार वाक्य अगर सत्य है तो निष्कर्ष भी सत्य हुआ। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपने देखा होगा, इसको हम देखें तो परमिसेस को फॉलो कर रहा है कंक्लूजन। अगर इसके परमिसेस सच है तो कंक्लूजन 100% सच होगा, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। तो इसमें पहला तो ठीक है, और अगर पहला ठीक आ जाता है ना तो वैसे ही आपका ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि आप देखिए कहीं पे भी ए वाला है ही नहीं, सेकंड में बी और डी है, थर्ड में सी एंड डी है, और फोर्थ में डी है। वैसे ही आपका ओनली 1 आ जाएगा, क्योंकि ए तो 100% सही है। तो इस तरह से हम चीजों को भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखें। और अब बाकी तो ठीक है ही नहीं, इनवैलिड आर्गुमेंट है ही नहीं, ये तो वैलिड है ना। प्रोबेबली ट्रू नहीं है, ये अगर परमिसिव है तो सच होगा ही होगा। वीक आर्गुमेंट भी नहीं है, तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है। और जैसे देखो ऑप्शन में भी रीजनिंग लगती है, अगर आपको ऑप्शन में भी ठीक से किया आपने तो आराम से हो जाती चीजें, ठीक है। चलो आगे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। फिर स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है ए वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट दैट आल्सो हैज ऑल ट्रू परमिसेस इज कॉल्ड ए साउंड आर्गुमेंट। आपको पता है साउंड और अनसाउंड आर्गुमेंट की बात भी करते हैं हम। वैलिड हो और जहां परमिसेस ट्रू हो तो साउंड आर्गुमेंट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट दैट हैज ऑल ट्रू परमिसेस, इसमें परमिसेस भी ट्रू है तो उसको साउंड आर्गुमेंट कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। एक वैध निगमनात्मक युक्ति जिसमें सभी आधार वाक्य सत्य होते हैं, साउंड युक्ति या ठोस युक्ति कहलाती है, बिल्कुल ठीक है।
दूसरा कह रहा है ए स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट हैज ऑल ट्रू परमिसेस इज ए कॉल्ड ए कोजेंट आर्ग्यूमेंट, यानी कि वह दृढ़ आगमनात्मक युक्ति जिसमें सभी आधार वाक्य सत्य होते हैं उसको संगत युक्ति कहते हैं। बिल्कुल कोजेंट आर्ग्यूमेंट ही होता है, वो संगत युक्ति होती है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो ये कंक्लूजन, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। ये बेसिक सी बातें हैं, थ्योरेटिकल में पूरा हम बहुत डिटेल में चीजें पढ़ते हैं फ्रेंड्स ये सारी, और जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कह रहा हूं, मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैक्सिमम, ठीक है, कि आपकी अप्रोच अच्छी हो जाए पेपर को करने की, समझने की, ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं। आगे है कह रहा है विच इनफॉर्मल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमेरिकन इंडियंस आर डिसअपियरिंग, दैट मैन इज एन अमेरिकन इंडियन, देयरफॉर दैट मैन इज डिसअपियरिंग। कह रहे हैं निम्नलिखित कथन में से कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है। कह रहे हैं अमेरिकी भारतीय विलुप्त हो रहे हैं, वह व्यक्ति अमेरिकी भारतीय है, इसलिए वह व्यक्ति विलुप्त हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हम दो चीजें करते हैं ना, एक तो फैलेसी ऑफ डिवीजन की बात करते हैं और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की बात करते हैं। जैसे आपको मैं एक वाटर का एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे कहता है कि पानी है, जैसे पानी आपको पता है ना, पानी तो गीला है ना, और ये बना किससे हुआ है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये गैसेज हैं, ये वेट नहीं है, जबकि पानी तो गीला है। तो ये क्या है, ये कहता है कि फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, जो चीज जिससे बनी है वो एज इट इज सेम होगी, ऐसा तो नहीं है। और ये डिवीजन कह रहा है कि जैसे मान लो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रवृत्ति है ना, वैसी इसकी H2O की प्रवृत्ति होगी, ऐसा तो नहीं है, या H2O की प्रवृत्ति है वैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की होगी, ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह से ये कह रहा है कि अमेरिकन इंडियंस है वो डिसअपियर हो रहे हैं, और वो मैन है वो अमेरिकन इंडियन है, इसलिए मैन है वो डिसअपियरिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी फैलेसी कर रहा है कि अगर बेसिकली इस पूरे पे लागू है तो उसके सेगमेंट्स पे लागू होगी, तो ये फैलेसी ऑफ डिवीजन की बात कर रहा है। तो फैलेसी ऑफ डिवीजन, इसमें दोनों साथ पढ़ते हैं हम, फैलेसी ऑफ डिवीजन और फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो फैलेसी ऑफ डिवीजन है यहाँ पे, याद आ रहा है क्या कुछ हम पढ़ते हैं ये, ठीक है। उसके बाद असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आइदर वैलिड और इनवैलिड। ये बिल्कुल ठीक बात है। देखो कोई आर्ग्यूमेंट के लिए हम वैलिड या इनवैलिड शब्द यूज करते हैं। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड, क्योंकि वैलिड तो तब होगा जब परमिसेस को फॉलो करेगा कंक्लूजन तो वैलिड होगा, अगर परमिसेस को फॉलो नहीं करेगा कंक्लूजन तो इनवैलिड हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड, ये बिल्कुल ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, ऑल डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्लेम दैट इफ द परमिसेस आर ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। बिल्कुल एक बात बिल्कुल ठीक है कि ये वैलिड की निशानी है कि अगर एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है उस वो क्या क्लेम करता है, अगर परमिसेस ट्रू है देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये सही एक्सप्लेन कर रहा है इसको। तो इसका दोनों का यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोई दो राय क्या इस बात में? चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि इसी चीज पे फॉलो, ये इसलिए मैच कर दिया हमने क्योंकि परमिसेस पे डिपेंड कर रहा है ना वैलिड और इनवैलिड, कि परमिसेस को फॉलो करेगा कि नहीं कंक्लूजन, तो उसी आधार पे आप वैलिड और इनवैलिड कहोगे, समझ गए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, ए फार्मर सीज द वाटर level of river rising rapidly from that he concludes that it must have rained heavily upon the hills. Which of the instruments of knowledge is used in this example? एक कृषक तीव्रता से नदी के जलस्तर को देखता है जिससे वह निष्कर्ष निकालता है कि पहाड़ों पर भारी वर्षा हुई होगी। इस उदाहरण में ज्ञान के किस साधन का प्रयोग हुआ है? आपको पता है ये क्या लगा रहा है, ये अनुमान लगा रहा है कि आपने देखा कि नदी का स्तर बढ़ रहा है तो लग रहा है कि हो सकता है कि बहुत बारिश हुई होगी, है ना। और इसमें भी हमने जो आप बताना इसमें किस तरह का अनुमान है, ये पूर्ववत है या शेषवत है, ये भी आप बताना, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना साइकोलॉजी के आधार पे, तो इसका तो बहुत ही ब्रॉड में क्वेश्चन पूछा है या ऑप्शन भी इस तरह से दे दिए तो इन्फेरेंस आ जाएगा, है तो अनुमान है, इसमें अनुमान है, ठीक है, अनुमान ही लगा रहे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये पूर्ववत है या शेषवत है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि फॉर्मल फैलेसीज आर दोज दैट कैन बी डिडक्टेड ओनली थ्रू एनालिसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द आर्गुमेंट। औकारिक तर्क दोष वे हैं जिनकी परख तर्क की विषय वस्तु के विश्लेषण द्वारा की जा सकती है। देखो आप एक बात ध्यान रखना,
फॉर्मल फैलेसीज होती है वो फॉर्म की वजह से होती है, जो फॉर्मेशन होती है वो कंटेंट की वजह से नहीं होती, जो कंटेंट की वजह से होती है वो इनफॉर्मल होती है। तो ये जो बात है वो इनफॉर्मल के लिए है, फॉर्मल के लिए नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट पहला तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनफॉर्मल फैलेसीज के लिए है। कंटेंट एनालिसिस की बात हम इनफॉर्मल में करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड कह रहा है फॉर्मल फैलेसी, ये भी फॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मल फैलेसी पर्टेन टू डिडक्टिव आर्गुमेंट दैट हैव आइडेंटिफाइबल फॉर्म्स, ये बात ठीक है। आकारिक तर्क दोष पहचान योग्य आकार के निगमनात्मक तर्कों से संबंधित है, बिल्कुल फॉर्म से रिलेटेड है, ये फॉर्मेशन में गड़बड़ होगी तो होगी ये, तो ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि इसका पहला स्टेटमेंट गलत है और लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया, कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आप ध्यान से पढ़ना, ये दोनों फॉर्मल के बारे में ही है, कहीं इनफॉर्मल नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा ठीक हो गया। तो ये सारी बातें आपको कैसी लग रही है और किस तरह से आपका ये अप्रोच ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये आप जितना कमेंट बॉक्स में बताओगे, जितना देखो मैं आपको अब कहने लग गया हूं बार बार कि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक और शेयर से हमें पता लगता है कि आप हमें कितना सही से फॉलो कर रहे हैं, कितना सही से मतलब हमारी चीजें आपको अच्छी लग रही है। वही आप बताओगे, वही तो एक मोटिवेशन का साधन बनता है। तो आपकी एथिकल वैल्यूज के आधार पे आप काम कर सकते हैं, आपको अगर अच्छा लगे तो। और मैं मेरा प्रयास जारी रखूंगा जितना मुझसे बन पाएगा, और आप लोग हमेशा खुश रहें। और मैं आपको एक बार फिर से एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम SWMG है। इस पे हम इस सेशन के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट रिवीजन के लिए देना चाहता है कि मुझे रिवीजन हो जाए फटाफट, तो ये क्रैश कोर्स है थ्योरेटिकल पार्ट, जिसमें 599 रुपए का है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 500 से ज्यादा PYQs भी मैं कर लूं, अभ्यास बैच के नाम से 599 का है ये भी। अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है मुझे थ्योरी भी हो जाए मेरी फटाफट रिवाइज और PYQs भी हो जाए, तो ये 999 का एक पैकेज है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही पेपर एक है इन्वायरमेंटल साइंस और एक पेपर है एजुकेशन, है ना, EVS और एजुकेशन। इसमें आपको 10 की 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इस सेशन के लिए 1999 में, और एजुकेशन का भी 1999 में। और अपनी वेबसाइट www.swmg.in और मोबाइल ऐप SWMG। और नेक्स्ट सेशन दिसंबर के लिए भी हमने ओपन कर दिया है, अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग हमेशा खुश रहें, अपने चित्त को शांत रखें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें और चीजों को बहुत आराम से समझने की कोशिश करें। देखो सारी चीजें आसपास रहती है, पॉजिटिव लोग भी आपके आसपास रहेंगे, नेगेटिव भी आपके आसपास रहेंगे। तो ज्यादातर वहां फोकस कीजिए जहां से आपको मोटिवेशन मिले, पॉजिटिविटी मिले, सकारात्मकता मिले। नेगेटिव लोगों को होना भी बहुत जरूरी है, वो नहीं होंगे तो हम पे सुधार नहीं होगा। निंदक नीरे राखिए बात होती है ना, तो वो बहुत जरूरी है। तो उनसे घबराना नहीं है, उन चीजों को ठीक करना है, उनसे लड़ना है और अपना चित्त शांत रखना है। अंदर से नहीं हिलने चाहिए, अंदर बिल्कुल स्टेबिलिटी हो, बाहर कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अंदर स्टेबिलिटी है तो लड़ जाओगे, लेकिन अंदर से घबरा गए तो चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।